ओके, सो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे प्रोज। मोर और लेस प्रोज के साथ हम लोगों का, सब लोगों का ही सामना होता है। हम सब लोग ही प्रोज को जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से के अंदर जो है वो इंगेज करते हैं। रादर आई मस्ट से यू कि हम ज्यादा अपनी लाइफ में प्रोज को इंगेज करते हैं एज कंपेयर टू पोइट्री। और even though our conversation, whatever we speak with our fellows in our community, इसको हम प्रोज ही कहते हैं। ये प्रोज ही कहलाएगा, नसर। अब जो नसर है, ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप लोग अपने लिटरेचर में अपने पोइट्री भी पढ़ी, पोइटिक ड्रामा भी पढ़ा, लेकिन जो प्रोज था वो शायद आपने उतना नहीं पढ़ा जितना, मतलब पार्ट 1 के अंदर आप इन दो चीजों के साथ अपने आप को एंगेज करते हैं। जो प्रोज, वर्ड प्रोस है, दैट कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड प्रोसा। प्रोसा, जिसका जो लफ्जी मतलब है वो इन फ्रेज है कि एनीथिंग विच इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, you can say poetry, in phrase। और ये जो टर्म है, it was derived from Latin expression prosa oratio। इस टर्म को कहां से लिया गया है? प्रोसा ओरेशो से इसको ड्राइव किया गया है। और ये कनोट करती है स्टेट फॉरवर्डनेस को, डायरेक्ट और अनअडोर्न्ड स्पीच को, स्टेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट और अनअडोर्न्ड स्पीच। इसके साथ मतलब जो है वो इसकी कैनोटेशन है। ये फ्रेज जो है वो फर्दर लेटिन लैंग्वेज में ही जो ड्राइव होता है वो प्रोरस से होता है। प्रोरस, कि जिससे मुराद स्ट्रेट फॉरवर्ड और अंडर, स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट है। तो अगर आप प्रोस, प्रोसा की बात कर लें, प्रोसा ओरेशो की बात कर लें, या प्रोरस की बात कर लें, असल में इसका मतलब प्रोसा ओरेशो, ओरेशो बेसिकली ओरेटरी से, स्पीच के साथ है। क्योंकि ऐसी स्पीच जो कि स्टेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट है, अनअडोर्न्ड है, एम्बेलिशमेंट नहीं है, जिसको आसान जुबान के अंदर समझा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस। और इसको हम फर्दर कह सकते हैं कि इट कैन बी ट्रेस्ड टू प्रो वर्सोसम, जिसका मतलब टर्न्ड फॉरवर्ड, के सिर्फ मूव ऑन, आगे की तरफ, मतलब जो है वो चलना, बढ़ने की तरफ इशारा है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जब आप इसकी बात करते हैं तो वी एवर नाउ दैट जो प्रोसा ओरेशो है या प्रोवर्सम है, ये असल में एक ऐसी बात की जा रही है कि जिसमें लिटरली
आप अंदाजा कर सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन की जाए, स्ट्रेट फॉरवर्डली को बात कही जाए। तो प्रोजिक हैज कम टू मीन डल एंड कॉमन प्लेस डिस्कोर्स। डल एंड कॉमन प्लेस डिस्कोर्स कि एक ऐसा तरीका खिताब है, एक ऐसा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है कि जिसके जरिए डल एंड कॉमन प्लेस, आम सूरत हाल से हम लोग जो है वो मतलब जो है वो बात कर सके। अब यहां पर आप में से किसी का यह भी सवाल हो सकता है कि ये डल क्यों कहा गया? चूंकि पोइट्री जो है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पोइट्री हमें अपनी तरफ मतलब जो है वो इसके अंदर एलिमेंट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बड़ा वाज़िया होता है। लेकिन जो प्रोजिक फॉर्म में जो चीजें कही जाती हैं, दे समहाउ डू नॉट ग्रास्प आवर अटेंशन, वो हमारी तवज्जो को उस तरह से अपनी तरफ खींचती नहीं है। लेकिन जब हम इसको लिटरेरी टर्म के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो प्रोज डज नॉट कैरी दिस कॉनोटेशन। लिटरली स्पीकिंग, प्रोज इज अ कम्युनिकेटिव स्टाइल, कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन का अंदाज है दैट साउंड्स नेचुरल, जो हमें अपना सा लगता है। दैट साउंड्स नेचुरल, फित्री लगता है। क्यों फित्री लगता है? उसके पीछे मैं वजह शुरू में ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि असल में मोर और लेस डेली बेसिस पर वी यूजुअली टॉक इन प्रोजिक फॉर्म। तो ये दैट्स व्हाई जो प्रोज है, इट अपीयर्स टू अस नेचुरल एंड यूजेस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कि हम जो मेरी जो इस वक्त आपके साथ सारी बातचीत जारी है, ये किसी ना किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रही है। और दूसरे नंबर पर व्हाटएवर आई एम कम्युनिकेटिंग यू पीपल, you are understanding it. So it is exactly opposite of words. मतलब ये वर्स से, पोइट्री से ये बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि पोइट्री के अंदर रिदमिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है एंड एक्स्ट्रावेंजेंट स्टाइल होता है। रिदमिक स्ट्रक्चर एंड एक्स्ट्रावेंजेंट स्टाइल, वो हमें यहां पर नजर आता है, यानी कि एक्स्ट्रावेंजेंट दैन एम्बेलिश्ड स्टाइल that does not mimic ordinary speech। इस वजह से पोइट्री कभी भी ऑर्डिनरी स्पीच जैसी नहीं होती, जिसको हम डे टू डे बेसिस के ऊपर जो है वो हम कह सकते हैं कि जनाब ये हम अगर कोई पोइट्री किसी जगह पे लिखी गई हो तो ये डे टू डे बेसिस के ऊपर जो है वो बात करती है। बहरहाल कुछ पोइट्री मौजूद है जिसको हम लोग प्रोजिक पोइट्री भी कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड प्रोजिक पोइट्री। अब ये जो प्रोजिक पोइट्री है, ये बुनियादी तौर पर ऐसी पोइट्री है जिसमें प्रोजिक एलिमेंट हो, कन्वर्सेशनल, के जिसमें अंदाज जो मुखातब करने का है वो बिल्कुल कन्वर्सेशनल है, गुफ्तगू का अंदाज जो है वो अपनाया जाता है।
और इसमें पोएटिक टेक्निक्स, पोएट्री जब भी हम मतलब बात करते हैं तो मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन जो है वो हमारे सामने बड़ी मतलब खुल के सामने आती है कि इट इज समवट कॉल्ड a spontaneous overflow of emotions that is actually called poetry कि जिसमें spontaneous overflow of emotions मौजूद होगा वो पोइट्री होगी। सो ऐसी पोइट्री के जिसमें हम लोग ऐसी प्रोज जिसमें स्पॉन्टेनिटी मौजूद हो, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस हो, तो हम ऐसी पोइट्री को प्रोजिक पोइट्री से भी तशबीह देते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोजिक पोइट्री, और हम उसको प्रोजिक पोइट्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोज भी मौजूद है। और खास तौर पर जो आपकी मॉडर्न पोइट्री जो फ्री वर्स में लिखी जाती है, फ्री वर्स में जो पोइट्री लिखी जाती है हम उसको प्रोजिक पोइट्री भी कहते हैं। such as heightened emotional content, high frequency of metaphors, and just opposition of images। ये जो just opposition of contrasting images, तो ये पोइट्री का हादसा होता है ना कि हाइटेंड जो है वो इमोशनल कंटेंट उसमें मौजूद होता है, हाई फ्रीक्वेंसी उसमें एग्जिस्ट करती है मेटाफर्स की, एंड जस्ट अपोजिशन ऑफ कंट्रास्टिंग इमेजेस जो है वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि वो पोइट्री हो, इवन दो एक रोमांस नॉवल कैन बी कॉल्ड प्रोजिक पोइट्री। उसमें से कोई पैराग्राफ हम प्रोजिक पोइट्री के साथ जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें प्रोज की, तो प्रोज वैरायटी ऑफ डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है। खास तौर पर फॉर इंस्टेंस एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज ऑर्डिनरी कोलोकियल स्पीच। ये एक आम रोजमर्रा की गुफ्तगू है जो हम लोग कर रहे होते हैं, तो ये ऑर्डिनरी कोलोकियल स्पीच है। इन कंट्रास्ट एट द अदर एंड, कि अगर दूसरे सेंस में आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो एट द अदर एंड इज डिस्टिंग्विश रिटन डिस्कोर्स। डिस्टिंग्विश रिटन डिस्कोर्स वो खत की शक्ल में हो सकता है, वो बायोग्राफी की शक्ल में हो सकता है, कि जो इन फ्रेज की शक्ल में जो है जो लिखा गया हो। और व्हाट जॉन ड्राइडन कॉल्ड दैट अदर हार्मनी ऑफ प्रोज। अब यहां जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो प्रोज को दो फॉर्म्स में तकसीम करते हैं, एक फिक्शनल और दूसरा नॉन फिक्शनल। फिक्शनल प्रोज, फिक्शन which is related to something, imagination. Fiction is not based on, you can say, true experiences. Whatever it is written in fiction, it is based on imagination. It has nothing to do with reality. There are certainly romantic elements in fiction. जबकि नॉन फिक्शन की आप बात करें तो what the name declares, नॉन फिक्शन की अगर आप बात करें, ट्रू, समथिंग ट्रू
मतलब जो है वो व्हाट द नेम नॉन फिक्शन इज एग्जैक्टली व्हाट द नेम डिक्लेयर्स, ट्रू नॉट फिक्शनल, कि जो हकीकत पर मबनी होता है। ये कोई भी आंखों देखा हाल, जिसको आप बीती कह सकते हैं, वो हो सकता है। ये किसी की जिंदगी की बायोग्राफी हो सकती है, उसकी जिंदगी की मतलब जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, जिंदगी के ऊपर लिखी जाने वाली तहरीर जो है। इसको हम लोग फर्दर इंगेज कर सकते हैं। दैट इज समथिंग बेस्ड ऑन, यू कैन से, कोई ऐसे हो सकता है, किसी को लिखा जाने वाला जो खत है वो नॉन फिक्शन जो है वो कहलाएगा, नॉन फिक्शनल प्रोज कहलाएगा। तो जो अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी है वो डिफाइन करती है कि नॉन फिक्शन एज लिटरेरी वर्क्स दैट आर नॉट फिक्शनल, कि जो फिक्शनल नहीं होते, विच इज टू से कि दे आर फैक्चुअल, वो फैक्ट्स पर बेस करते हैं, वो हकीकत पर मबनी होते हैं, दे आर फैक्चुअल। सो अब यहां जिस प्रोज में हम लोग अब एंगेज होंगे, चूंकि आपने नॉवल को किसी ना किसी स्टेज पे तो पढ़ा ही है, लेकिन जिस प्रोज से अब हमारा पाला पड़ेगा या जिस प्रोज के साथ अब हम एंगेज होंगे, दैट प्रोज इज फैक्चुअल, वो हकीकत पर मबनी होगा, उसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं होगी, वो किसी भी राइटर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर मबनी हो सकता है। और इसमें शामिल हैं एसेस, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, लेटर्स, सम हिस्ट्री, एंड अबव ऑल एनेक्डोट। एनेक्डोट बेसिकली एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म के अंदर शॉर्ट स्टेटमेंट के जिसमें जिंदगी की हकीकत के हवाले से कोई वाकया जो है वो शेयर किया जाता है, उसको भी एनेक्डोट, उसको एनेक्डोट कहा जाता है। सो एसेज इसमें शामिल है, ऑटोबायोग्राफी शामिल है, बायोग्राफी शामिल है, लेटर्स शामिल हैं, फिर इस तरह से अखबार में शाया होने वाले फीचर्स शामिल हैं, कि जो वो फीचर्स जिनका ताल्लुक मतलब जो है वो हकीकत के साथ है, या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई कमेंट्री, ये वो तमाम चीजें हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि दे आर ऑल एंगेज्ड विद नॉन फिक्शनल प्रोज। वेयर एज जब आप बात करते हैं फिक्शन की, ये मैं फर्दर आगे भी इंशाल्लाह जब जाता हूं तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ब्रीफ कर दूंगा। अब इसमें अगर लफ्ज एसेस की बात की जाए तो पहले उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि some of the more famous essays are those by the Frenchman Montaigne, who in fact gave it its name essay। ये फ्रेंच में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं एसे, जिससे मुराद टू टेस्ट है, टू ट्राई, आर टू टेस्ट एन आइडिया। लफ्ज ऐसे ही जो है इससे मुराद क्या है, टू टेस्ट, टू ट्राई, आर टू टेस्ट एन आइडिया, किसी आइडिया को टेस्ट करना जो है वो ऐसे ही कहलाएगा। सो यहां हम जब भी
evaluate करेंगे चीजों को, तो हम ये कहेंगे कि ऐसे में असल में कोई शख्स एक अपना आइडिया जो है वो फ्लोट करता है। ग्रेजुएशन में शायद आप में से किसी ने विस्लिंग ऑफ बर्ड्स पढ़ा हो, तो विस्लिंग ऑफ बर्ड्स के अंदर एक शख्स जो है वो अपना आइडिया टेस्ट ट्राई करता है, फ्लोट करता है कि वो कितना कामयाबी से फ्लोट हो पाता है। और यहां एक बात आपके लिए और जो है वो इंटरेस्टिंग होगी कि इस दुनिया में जब लिखने का आगाज हुआ तो सबसे पहला जो प्रोज था वो नॉन फिक्शन प्रोज था। फिक्शनल प्रोज बहुत देर बाद आया है। इससे पहले जितना भी फिक्शनलाइज्ड मटेरियल था वो या तो ड्रामेटिक फॉर्म में था या वो पोएटिक फॉर्म में था। एंड आई टोल्ड यू पीपल दैट ड्रामा एंड पोइट्री जो थी वो बुनियादी तौर पर उस वक्त भी लिखी जाती थी इसी मतलब जो है वो ड्रामेटिक ड्रामा भी जो था वो पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता था। तो ये असल चीज जो आप लोगों को क्लियर करने वाली है, जो समझाने वाली है, वो सिर्फ यही है कि दुनिया में जो पहले जितना कुछ लिखा गया दैट वाज नॉन फिक्शनल, और वही राइटर्स डेवलप्ड हुए। और इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में एट द स्टार्ट ऑफ 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एरा में, जिस दौर के अंदर शेक्सपियर और मार्लो जैसे बड़े नाम मौजूद थे, और नॉन आज तक दुनिया में जितना भी काम सबसे ज्यादा हुआ है वो नॉन फिक्शन प्रोज में हुआ। इसमें बड़े अहम नाम, पॉलिटिशियंस, फिलोसफर्स जो थे वो शामिल थे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर किए। कुछ मशहूर राइटर्स दीगर डिसिप्लिन्स में से भी, उन्होंने भी मतलब जो है वो कुछ ऐसे लिखे लिटरेरी वर्क्स के तौर पर, या रिलीजियस मजहबी मतलब जो है वो एलिमेंट के एतबार से, या पॉलिटिकल या सियासी इश्यूज के ऊपर उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा। उनमें मिल्टन शामिल है, सिडनी बड़ा अहम नाम है, जॉनसन, ब्राउन, कॉलरिज, एलियट, जॉर्ज ऑरवेल एक्सेट्रा जो लोग हैं वो शामिल हैं। अब यहां एक बात और आप लोगों के लिए यहां इंपॉर्टेंट है कि जितना भी प्रोज इन लोगों ने लिखा ये नॉन फिक्शनल था। बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न गैजेट्स, लेटर्स वर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये लिटरेचर के एक फॉर्म थे। और जो उस वक्त मतलब इब्तदाई जो नॉवल जो था वो भी इसी फॉर्म के अंदर मतलब जो था वो लिखा गया था। इब्तदाई नॉवल जो थे वो इसी फॉर्म के अंदर लेटर्स की फॉर्म में मतलब जो है वो एपिस्टोलरी नॉवल जो है कहे जाते हैं, जो लेटर्स की फॉर्म में लिखे गए थे। अब मिडिल एजेस की बात कर ले, नोबिलिटी स्पेशली परसीव लेटर्स एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन मोर देन फैमिली गॉसिप, कि ये एक कम्युनिकेशन का जरिया था, फिलोसॉफिकल आइडियाज इसके साथ शेयर होते थे, और वो एसेज लाइक होते थे, कई कई पेजेस के ऊपर मबनी होते थे, लेंथी डिस्कशंस की जाती थी उनके अंदर ऑफ आइडियाज, केयरफुली क्राफ्टेड फॉर स्ट्रक्चरल एंड लेक्सिकल अपील। इवन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी उन्हीं लेटर्स से बनाई जाती थी, इफ दे आर वेल रिटन टू मैनी ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ लिटरेचर। आज भी किसी शख्स की पर्सनालिटी को आपने कंप्रीहेंड करना हो, you have the best source to comprehend the personality of a person, and those are the letters which were written to you can say his fellows। जो उसने अपने फेलोज को लेटर्स लिखे वो एक अहम तरीन सोर्स है
जिसके जरिए आप आसानी से उस बंदे की पर्सनालिटी को कंप्रीहेंड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं फिक्शन की, सो आप में से अक्सरियत ने इसको पढ़ा है शॉर्ट स्टोरीज की शक्ल में, नॉवेल्स की शक्ल में, प्लेस की शक्ल में। तो प्रोज लिटरेचर वी मीन फिक्शन, तो अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी कहती है कि फिक्शन इज एन इमेजिनेटिव क्रिएशन, है ये भी लिटरेचर का हिस्सा। लेकिन ये क्या है? इमेजिनेटिव क्रिएशन, आर ए प्रीटेंस, या ये एक प्रीटेंस है, प्रिटेंड किया जाता है। दैट डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअलिटी, जो हकीकत पर मबनी नहीं होता। जबकि हमने पीछे देखा है कि दे आर फैक्चुअल, जो प्रोज है, नॉन फिक्शनल है, दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जबकि जो फिक्शनल है, इट इज इन्वेंटेड, इसको इन्वेंट किया जाता है, इसको बनाया जाता है, इसको घड़ा जाता है। एंड दैट्स व्हाई when we talk about a plot in fiction, we virtually call the invention of the writer. We do not call it in a story. Rather, I always state that plot in a fictionalized literature is called what? It's a invented structure. So, literary work जिसका कंटेंट जो है वो इमेजिनेशन पर मबनी हो, ये जरूरी नहीं होता कि वो फैक्ट्स पर मबनी है, रादर वो प्रिटेंड पर है, वो झूठ पर है। समहाउ उसका पर्पस इंटरटेनमेंट करना होता है, और समहाउ उसका पर्पस जो है वो मॉरल मैसेज भी देना होता है। आप लिटरेचर वैसे जितना भी आप पढ़ते हैं, हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पर हमारे पास ये कैटेगोरिकली क्लियर है कि किस तरह से जो है वो वहां पर चीजों को प्रिटेंड किया जाता है। तो इस तरह का जो लिटरेचर है, इसमें आपके नॉवेल्स शामिल हैं, शॉर्ट स्टोरीज शामिल हैं, प्लेस शामिल हैं, या कोई और इमेजिनेटिव दास्तान, नॉवेला, वो इसमें मतलब जो है वो शामिल होते हैं। तो whatever you read, whatever we read, we follow a single thing, that prose has two types. One based on reality, and the other based on imagination. So जो प्रोस है पर्टिकुलरली, जो हम इन लेक्चर सीरीज में कैरी करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा, और वो होगी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। वो फैक्चुअल रियलिटी को हमारे सामने ला देगा, हकीकत को हमारे सामने एक्सप्लेन कर देगा, और हम इसी हकीकत के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उनका एनालिसिस करेंगे कि वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जो है वो किस तरह से वो अपनी बात को कह रहे हैं, या किन इश्यूज के ऊपर वो अपनी बात को करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे, या नेक्स्ट जो बात यहां से शुरू होगी, वो मेरा आपके साथ जो तस्करा होगा कि इंग्लिश प्रोज जो है वो क्यों कर राइज होता है,
इंग्लिश प्रोज के राइज होने में किन राइटर्स ने अपना किरदार अदा किया, वो कौन कौन से लोग थे हु कंट्रीब्यूटेड इन द राइज ऑफ इंग्लिश प्रोज। असल में आज का जो लेक्चर था, इसमें सिर्फ ये डिफाइन करना जरूरी था कि प्रोज बाय वर्ड क्या है, इसकी एटमोलॉजी क्या है, इसकी डेरिवेशन कहां से है, और प्रोज की टाइप्स कौन सी हैं। नेक्स्ट जो मेरी आपसे बात होगी वो राइज ऑफ इंग्लिश प्रोज के साथ इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर को आगे कैरी करेंगे।